में महाकुंभ का मजा ले रहा हूँ और प्रयागराज में 3 दिन का वास हुआ और काफी मॉन्क और सन्यासियों से मिलने का मौका मिला। हाँ, there was an interaction with them. Lot of learning happened, and a lot of my divine fulfillment was also achieved, especially with the interaction with those monks. तो थोड़ा सा मैं 10-15 दिनों से अमेरिका से टच में वैसा नहीं हूँ जैसा होना चाहिए, बट वट एवर आई नो इज भारत में अमेरिका को लेकर उनके इलेक्शन को लेकर डेफिनेटली काफी अवेयरनेस है और पीपल का ऐसा सोच है कि ट्रम्प के आने से भारत को फायदा होगा, बट भारत इज ऑल्सो गोइंग ऑन इट्स ओन पेस एज फार एज विश्व गुरु इज कंसर्न। मैं महाकुंभ में अधिकतर लोगों से मिला तो वो बहुत ही ज्यादा आशान्वित हैं भारत को लेकर। दे सेड कि ये इस तरह का इवेंट से इंडिया का कल्चरल पावर शो होता है। सर, वन गुड थिंग वाज लॉट ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन हो रहा है जो पहले इस लेवल पे नहीं होता था, बिकॉज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ महाकुंभ और या माघ मेला जिसको एक्चुअली स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है, तो माघ मेला में बिना इनवाइट के लोग को आना होता है। लाइक यू आर नॉट सेंड एन इनविटेशन, और बिना इनवाइट के इतने सनातनियों का एक जगह आना शोज कि आप कल्चरल कंपस में या कल्चरल स्केल में काफी अच्छा कर रहे हैं, विच इज गुड। As far as Donald Trump is concerned, इंडिया में इतना तो पता है लोगों को, and a few people I talked, they were they were happy and also very, basically anxious है कि क्या होगा when Trump आएंगे, तो कनाडा का क्या होगा, ग्रीनलैंड का क्या होगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको का क्या होगा, इवन कंपनीज लाइक टिकटॉक वगैरह का क्या होगा। ये पीपल में अवेयरनेस है एंड पीपल आर कीपिंग द फिंगर क्रॉस्ड एंड बहुत क्यूरियसली वो वेट कर रहे हैं इन सब चीज़ों का, क्योंकि इंडिया का इस पर इंडिया का इम्पैक्ट होने वाला है, राइट? इंडिया ऑल्सो हैज सिमिलर challenges, but again, what America does today, India and other emerging power will do tomorrow. So एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये चल रहा है, जहाँ पे न्यू बिना वॉर के नया जोग्राफिकल बाउंड्री लिखा जा रहा है, एक्सटेंड किया जा रहा है। तो ये इन सब तमाम चीज हैं। आई थिंक कि फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव मुझे यही समझने को मिला, एंड दैट विल बी माय ओपनिंग स्टेटमेंट। एक्चुअली ट्रम्प का कंफर्म भी हो गया है अप्रैल में आने का भारत में, वो भी कंफर्म हो गया है। सो संक्रांत जी, नहीं, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि एपॉक मेकिंग इवेंट है ये, और काफ़ी चर्चा इसके ऊपर हम कर भी चुके हैं कि काफ़ी आशा है इस समय ट्रम्प के सेकंड टर्म के लिए। पहले टर्म में मुझे लग रहा है वो भी नौसिखिया ही था पॉलिटिक्स के लिए, और काफ़ी ब्यूरोक्रेट्स भी हावी थे, डीप स्टेट भी हावी था, और रिवॉल्विंग डोर भी रहा उसके कैबिनेट में। मुझे लग रहा है इस समय आशा है, पता नहीं, वो तो देख जब होगा तभी पता लगेगा, लेकिन आशा है कि इस समय ज़्यादा प्रभावी रहेगा वो, और अधिक काम कर पाएगा, और उसका प्रभाव हम अभी से ही दिख रहा है। अभी उसने ऐलान किया था कि मेरे आने से पहले होस्टेजेस रिहा हो जाए, नहीं तो काफ़ी बड़ी समस्या होगी पैलेस्टीनियन के लिए। और उससे पहले, आने से पहले एटलीस्ट जो डील है और समझौते की तरफ कुछ पहले से ही कुछ बढ़ रहे हैं, तो वो मुझे लग रहा है कि एक असर है। और दूसरा आप देखोगे, बल्कि इलॉन मस्क ने ये ऐलान भी कर दिया, वोकिज्म इज डेड, और मुझे लग रहा है बहुत हद तक ये रिकन्फिगरेशन हो रहा है। अमेरिकन कॉर्पोरेट्स में भी रिकन्फिगरेशन हो रहा है। जैसे नया नया राजा आता है तो सब एक एक करके दरबार में सलाम लगाकर आते हैं। तो जुकरबर्ग से लेकर बिल गेट्स से लेकर इलॉन तो था ही वहां पर,
सब वहां पर दरबार में अपनी हाजिरी लगाकर आ गए हैं हमारे लागो रिजॉर्ट में ट्रम्प के। तो मुझे लगता है कि एक तरह से काफी इस टाइम कॉर्पोरेट अप्रोच से ट्रम्प आ रहा है। पिछली बार वो नौसिखिया पॉलिटिशियन की तरह आ रहा था, इस टाइम सैवी बिजनेसमैन की तरह आ रहा है। और उससे ये है कि कुछ और ऐसे जो लोग जुड़े हुए हैं, आप इलॉन से लेकर विवेक रामास्वामी से लेकर तुलसी गाबर्ट से लेकर JFK RFK जूनियर, ये सब लोग कुछ कफन बांध के आए हैं कि कुछ करना है, कि कुछ करने के लिए आए हैं। कुछ कैरियर पॉलिटिशियंस की तरह नहीं आए हैं ये लोग। तो मुझे लगता है कि उससे इस समय और इस टर्म में काफी प्रभाव और काफी बदलाव आने की संभावना है। अभी मैं संभावना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछली टर्म भी मेरे को थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी थी ट्रम्प की इन आउटकम्स। मुझे नहीं लगा वो बहुत कुछ कर पाया, और कोविड भी आ गया था समय, तो काफी वैसे भी समस्या ही रही थी। लेकिन इस बार लग रहा है कि कुछ करेगा। एक थोड़ी मैंने खबर पढ़ी जो थोड़ी चिंताजनक है कि वो ट्रम्प चाइना जाना चाह रहा है, और ट्रम्प को ये भी आदत है कि वो प्लीज भी करना चाहता है। और अगर वो जो चाइना वाले हैं वो तो लंबी गेम खेलते हैं, उनको नाइसिटीज या उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर वो ट्रम्प जो चाइना की तरफ सख्ती के बारे में बात कर रहा था और कुछ दिखाई भी है, उसको वो बहुत नरम कर देता है, तो तभी भी डेंजर हो सकता है विश्व के लिए भी और भारत के लिए भी। तो अभी ओपनिंग में इतना ही कहूंगा, फिर चलता चर्चा और करेंगे आज। देश कपूर जी। बिल्कुल ठीक कहा संक्रांत जी ने कि ये एपॉक मेकिंग है, जो चेंज आ रहा है। सो इसमें किसी ने बड़ा अच्छा कहा था कि जो डीप स्टेट है वो सिर्फ उन दो कैंडिडेट्स को आगे आने देता है जिन दो को वो एक्सेप्टेबल मानते हैं। तो बेसिकली आपको लगता है कि आप एक चॉइस कर रहे हो, पर आप चॉइस नहीं कर रहे होते। यहाँ पर जो इलेक्शन में वोट देते हैं हम, जो सारी पॉपुलेशन है वो चॉइस नहीं कर रही होती बिटवीन टू वेरी वेरी डिफरेंट नैरेटिव्स एंड पीपल एंड सिस्टम्स। द सिस्टम इज द सेम, वही सिस्टम है, दो एक्सेप्टेबल कंपोनेंट्स हैं उसके। अब एल गोर होता या जॉर्ज बुश होता, वो दोनों एक्सेप्टेबल थे टू द डीप स्टेट। चाहे वो इससे पहले जो है हिलरी क्लिंटन होती या ओबामा होता, वो दोनों एक्सेप्टेबल थे। इसका अगर आपको सबूत देखना, आप ये देख सकते हो कि बिल्डरबर्ग जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें ये सारे बिल क्लिंटन, इवन ये सारे वेस्टर्न में कंट्रीज के अंदर मैक्रॉन, जो थी एंजेला मर्केल, ये टोनी ब्लेयर, ये सारे हेड ऑफ स्टेट बनने से एक साल पहले बिल्डरबर्ग में गए थे, बिल्डरबर्ग कॉन्फ्रेंसेस में। तो उसका मतलब ये है कि वहां जाके दे वर वेटेड एंड देन दे वर पुट एट द टॉप, राइट। और ऐसे ही मैं अगर देखूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि जितने भी ये कैंडिडेट्स जो आते हैं वो सारे वेटेड होते हैं इन सम वे बाय दैट quote unquote deep state जिसे हम बोलते हैं, the top committee of the Crown Council or whatever it is, that entire thing. Now at the end of the day, the system doesn't change much. The whole narrative and the whole processes don't change much. इंश्योरेंस में बहुत कोई फर्क नहीं आया, वो उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ वो जाता रहा है। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स उसी तरफ जाता रहा है जहां वो जाता रहा है। ऐसे ही कॉर्पोरेट्स वहीं जाते गए हैं। वैसे ही सबवर्जन जो बाकी कंट्रीज की होती रही है, बाकी इकोनॉमीज की होती रही है, वो वैसे ही चलती रही है। सिर्फ नाम थोड़े यहाँ वहां चेंज हो जाते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं उनके थोड़ी बहुत टेक्निक्स चेंज हो जाती हैं, पर लार्जर गोल चेंज नहीं होता। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार। पिछली बार जब ये आया था ट्रम्प, तब भी था, पर तब ये सशक्त नहीं था, तब इसके बाद ताकत नहीं थी, तब इसके बाद लोग नहीं थे, तब इसके बाद वो टूल्स नहीं थे, ना वो वाला इसके पास टैलेंट था
इसके आसपास। इस बार जब ये आ रहा है तो इसके पास टैलेंट भी है, टूल्स भी हैं, और पहले से बनाया गया एक प्लान भी है ऑफ ब्रेकिंग थ्रू द एग्जिस्टिंग framework, the existing setup, the existing infrastructure and quote unquote deep state. क्योंकि अगर हम देखें तो सिर्फ आरएफ के जूनियर ही अकेला can topple, can dismantle the biggest component of the deep state itself, which is food, pharmaceuticals, right? ये दो बहुत बड़ी एंड इंश्योरेंसेस, राइट? जो ये पूरा इंश्योरेंस का जो है, जो मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह, तो ये जो कंपोनेंट है ये बहुत बड़ा है। लाइक यही जब 1900s के शुरू में जब जॉन रॉकफेलर ने अपना जो पेट्रोकेमिकल एम्पायर था उसको यूज करके जब वो घुसा था फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, और उसने उसको पेट्रोकेमिकल्स को बेस बनाया था फार्मास्यूटिकल्स का, जिसकी वजह से आगे जाके वो जो उसके जो बेसिक्स जो कंपोनेंट्स थे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जो केमिकल्स थे उनको पेटेंट किया जा सकता था और उससे पैसे बनाए जा सकते थे। जब वो पूरा सेटअप बनाया गया और जब ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, जब होम्योपैथी वगैरह इन सबको बाहर निकाला गया, ताकि क्योंकि उनसे पैसे नहीं बन सकते थे, पेटेंट नहीं की जा सकती थी, हर्ब्स को पेटेंट नहीं किया जा सकता था, तो उसने एक चीज सेटअप की जिसका भुगतान हम आज भी कर रहे हैं। जो कैंसर का बढ़ना, जो इन सब चीजों का आगे जाना, जो हमारी, मैं मानता हूं कि हमें आजकल की मेडिसिन हील नहीं करती, वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए उन चीजों को वो हटा जरूर देती है। आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस हैज बीन हील्ड from any of the issues that have happened in the last 20-30 years medically, right? तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो आरएफ के जूनियर इलॉन मस्क, विवेक रामास्वामी, तुलसी गैबर्ट, काश पटेल और बाकी जो लोग जो आ रहे हैं, they will make a big dent. तो उस तरह से अगर हम देखें तो ये एक मेजर शिफ्ट है। जैसे संग्राम जी वो कह रहे थे कि एपोकल शिफ्ट है, ये एक चेंज होगा जो हम देखेंगे, और उसके बारे में हमने पहले भी बात की है और आई थिंक वो आपका प्रोग्राम आएगा भी शायद बाद में। बट बेसिकली ये जो लड़ाई है, ये जो बैटल है आज की, वो दो लार्ज पावर सेंटर्स के बीच में है, इलॉन मस्क एंड सोरोस। एक का नीचे जाना तय है, दूसरे का ऊपर आना तय है। तो उस तरह से एक मेजर शिफ्ट है। अगर मैं मेरा इसमें 2 सेंस ये है, मुझे लग रहा है कि इंडियन अमेरिकन को बहुत भयंकर तरीके से टारगेट किया जाएगा। कल ही मैं विवेक रामास्वामी का ट्वीट देख रहा था, उस पर कितना उसको गाली दिया है लोगों ने मिलकर, मागा क्राउड ने। तो इपोकल इवेंट में किस एंगल से होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भारत को तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। भारत इज इंडिपेंडेंट, 70% इंटरनल इकोनॉमी है भारत की। सो आई डोंट थिंक सो कि भारत पे कोई इम्पैक्ट होगा ट्रम्प के आने से, लेकिन अमेरिका पे बहुत इम्पैक्ट होगा, इंडियन अमेरिकन पे। और H1B पे भी अभी जो शुरू में लग रहा था ट्रम्प इज सपोर्टिंग H1B इज ए इंटरनल मैटर ऑफ यूएसए। तो अमेरिकन गवर्नमेंट जब चाहे H1B को बंद कर सकती है, एंड दे शुड डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। उससे किसको अफेक्ट पड़ेगा, मुझे भारतीयों को तो अफेक्ट पड़ेगा ही, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट अमेरिकन इकोनॉमी मच, मेरे को ऐसा लगता है। व्हाट डू यू से शरद जी? थोड़ा क्रिटिकल एंगल से अगर हम देखें इसको। H1 प्रोग्राम आई थिंक ठंडा हो जाएगा। ये जस्ट एक छोटा सा एक इम्पल्सिव रिएक्शन था फॉर अ स्टेटमेंट मेड बाय श्रीधर कृष्णन ऑन गिविंग मोर H1 एंड वो ग्रीन कार्ड प्रोसेस पे उसने जो बोल दिया था, श्री राम कृष्णन, हाँ। तो उसके कारण आई थिंक कि ये ट्रिगर हुआ था। इट विल डाई डाउन, ऐसा मुझे लगता है। आई विल हैव टू सी
ट्रम्प इतना बड़ा एजेंडा लेकर आ रहा है डे वन को, जैसे कि जो जनवरी 6 राइट, जो 2021 में हुआ था इनॉग्रेशन डे, उनको उनको माफी देने का एक एक सिंगल प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में, वो एक उसके पास बहुत बड़ा एजेंडा है। ज्योग्राफिकल बाउंड्री हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। डीओजी रिलेटेड रिफॉर्म के बारे में बात किया है, वो एक बहुत बड़ा चीज है। वो 2 साल में वो कैसे करेगा, 2 ट्रिलियन या कितना अप्रोक्सीमेटली डेट को उसको रिड्यूस करना है, उसके लिए काफी फाइनेंशियल चेंजेस करना है। जहां तक फॉरेन पॉलिसी की बात है, तो उसने हमास ऑलरेडी वही कर रहा है जो डोनाल्ड ट्रम्प ने धमकी देकर करने को कहा, राइट। सो उसका फोकस वहां पे है। यूक्रेन के बारे में अभी मैंने ज्यादा नहीं देखा है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है विच यू गाइज, अगर आप पढ़ेंगे, कि बर्नी सैंडर्स ने बोला है कि वो ट्रम्प के सारे एजेंडा को सपोर्ट करेगा जब तक इट मीट्स द लार्जर गोल, एक्सेप्ट कुछ छोड़ के। तो इनफैक्ट जो ऑपोजिशन है, उसमें भी जो डिफरेंट खेमा है, उसमें लोग अब का एक्सेप्टेंस हो गया है कि अब ये लंबा खेलेगा ये बंदा। तो लोग ऑलरेडी न्यू अलाइनमेंट, जैसे बोले न्यू शेरिफ आ गया है, तो न्यू अलाइनमेंट होना शुरू हो गया है। आई थिंक ट्रम्प हैज अ हेट एंड लव रिलेशनशिप विथ क्लिंटन। तो मुझे लगता है कि शायद इन अ लॉन्ग रन, 1 साल 1.5 साल में क्लिंटन का भी कुछ रोल हो सकता है, चाहे इन्फ्लुएंसर के रूप में या वट एवर, बिकॉज इफ ट्रम्प हैज टू डू अ ड्रास्टिक रिफॉर्म, उसको कांग्रेस में बहुत सपोर्ट चाहिए होगा। एंड आई थिंक ही विल यूज क्लिंटन। ओबामा से उसकी नहीं पटेगी। ओबामा से उसका 36 का आंकड़ा रहेगा, बट क्लिंटन को वो बाई बैक करेगा। बर्नी उसके नेक्सस में आ गया है। तो आई सी कि ही स्ट्रेटेजिकली वो बहुत सही जा रहा है। अब वो कितना फुलफिल करता है, विल हैव टू सी, बिकॉज यूएस इकोनॉमी भी काफी कुछ चेंज होगा, द वे इट्स डूइंग बिजनेस। चाइना से आई ऑलवेज थिंक कि एलन मस्क के आने से चाइना जो है, इट मे नॉट बी एन एनिमी जो हम लोग सोच रहे हैं। सो चाइना को ये लोग लाएंगे ही इन इन बिकॉज विदाउट चाइना आई थिंक वर्ल्ड इतना इजीली उससे डिसोसिएट नहीं हो सकता है। इवन इंडिया आल्सो, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, चाइना इज चाइना। चाइना ने बहुत कुछ अचीव किया है, तो बोथ इंडिया एंड चाइना, अमेरिका विल नीड चाइना। उसको उसको अब कैसे लाएंगे, कंटेन करके लाएंगे, उसको चेंज करके लाएंगे, बट चाइना विल बी एन इम्पोर्ट। चाइना अगर हट गया तो बहुत बड़ा वैक्यूम होगा वर्ल्ड में, एंड आई डोंट सी कि उसका कोई रिप्लेसमेंट है नियर फ्यूचर में। बहुत आगे है वो हर चीज में। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस डाउनवर्ड इकोनॉमी, उसका एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई है इस बार। तो कैसे वो कर ले रहा है, नो समथिंग विच Donald Trump always respect that kind of a thing. He doesn't go hostile against successful business, right? तो क्योंकि उसके अंदर वो बिजनेसमैन वाला चीज है। तो ये सब मैं इस लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ। द बेस्ट पार्ट इज कि वोकिज्म के खत्म होने से इंडिया पे अनड्यू प्रेशर नहीं पड़ेगा ज्यादा लिबरल वैल्यूज को लेके। सिविलाइजेशन कंट्री है और ऑलरेडी अपने आप को ये भी अपने आप को उठा रहा है काफी काफी जगह पे। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक कि घर में यहाँ पर अगर जो इलेक्शन होने वाला है, दिल्ली का इलेक्शन, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल, बिकॉज दिल्ली के बारे में ये एलिगेशन है कि भाई, जिस तरह महाकुंभ में आईआईटी के बाबा बहुत वायरल हो गए थे, जबकि कितने आईआईटियंस लोग स्पिरिचुअल मार्ग पे हैं, बट दिस गाय जो वायरल हुआ, and I was also asked by a lot of reporters on the ground, have you met him, have you met him, but I didn't meet him. So आईआईटी के बाबा कौन, दिल्ली का मुख्यमंत्री या ये जो महाकुंभ में जो ये बंदा है? तो दिल्ली इलेक्शन, द रीजन व्हाई ब्रॉड दिल्ली इलेक्शन, क्योंकि दिल्ली इलेक्शन का एक एलिगेशन ये भी है कि भाई डीप स्टेट का एक स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप है जो दिल्ली को, जो इंडिया के कैपिटल को रन कर रहा है। अब ये एलिगेशन है, आई एम नॉट सेइंग कि ये सच्चाई है,
बट अगर वो इलेक्शन में अगर हार होती है तो द करंट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को काफी ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा. So a lot of things happening. I know that's how I see. कैलिफोर्निया में जो आग लगी है उसके बारे में आदित्य जी आप हो सकते, होपफुली यू आर फाइन देयर, बट आई हर्ड कि कल या परसों एक मॉल में भी आग लग गई. एंड सो ये साबोटाज है कि लगवाया जा रहा है, क्या हो रहा है? कैलिफोर्निया को डेफिनेटली एक इशू होगा विद द फेडरल गवर्नमेंट. अब आप लोग एक अलग देश बनाएंगे कि अब कि अगर सर झुकाएंगे, वो देखने की चीज है. बट आपका स्टेट थोड़ा सा अभी टारगेटेड है. न्यूयॉर्क एंड शिकागो फिल भी मैनेज हो गया, बट कैलिफोर्निया इज गोइंग इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन, which is not good for US economy also, because California has a very important role in USA. तो ये सब है, देखते हैं किधर जाता है. मंथन, समुद्र मंथन का दौर है. संक्रांत जी, नहीं, ये काफी जो बात कह रहे हैं आपने, ये क्वेश्चन पूछा कि मतलब मेरे जैसे को हम जोश नहीं दिख रहा है पैनलिस्ट में कहीं पर भी. नहीं, पैनलिस्ट में जोश की बात नहीं है. आपने ये भी अच्छा सवाल पूछा कि नेगेटिव पॉसिबिलिटीज क्या है ना. हाँ, हमने काफी सारी पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज के बारे में बात किया है. उसमें मुझे लग रहा है कि एक तो ये हमने थोड़ा सा जो मागा और वो H1B और ये विवेक रामास्वामी, वो एक H1B का ट्वीट के बाद गायब ही हो गया. 2 हफ्ते उसने एक ट्वीट नहीं किया, एकदम एकदम गायब, जबकि वो रेगुलरली और बहुत एक्टिवली कुछ ना कुछ बोल रहा था. तो मुझे लग रहा है कि ये कॉन्ट्रडिक्शंस ट्रम्प की टर्म में आने वाली हैं. वैसे जो एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन है ट्रम्प की, जो उसकी टीम है, वो pragmatists हैं. They are not ideologists as much as pragmatists, which I resonate a lot with. I think we need more pragmatic people rather than those governed by ideology, whether right or left. तो और बहुत सारे, मैंने पहले भी बहुत किया है, ये ऑलमोस्ट जो सारे लोग हैं ट्रम्प टीम में, ये एक्स डेमोक्रेट्स हैं. ट्रम्प एक्स डेमोक्रेट है, इलॉन एक्स डेमोक्रेट है, RFK एक्स डेमोक्रेट है, तुलसी एक्स डेमोक्रेट है, वैंस एक्स डेमोक्रेट है. ये सारे के सारे एक तरह से एक्स डेमोक्रेट लोग हैं. और वो प्रैग्मेटिक, एक रिवर्स टेक ओवर हुआ है, प्रैग्मेटिक रिवर्स टेक ओवर ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी. ठीक है, उन्होंने इलेक्शन में आवाजें की जो भी सही करनी थी अपने रिपब्लिकन बेस के लिए, लेकिन ये सेंट्रिस्ट लोग मोर और लेस. तो उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस आएंगी, क्योंकि जब गवर्नेंस होगी, जैसे H1B का इशू है, जो प्रैग्मेटिस्ट है, सेंट्रिस्ट है, कॉर्पोरेट बंदा है, वो कह रहा है भी हमको टैलेंट चाहिए, हमको H1 चाहिए, H1B वीसा चाहिए. जो मागा का बिल्कुल राइट क्राउड है, वो इसके ऊपर चिल्लाने वाला है, जैसे कि हमने देखा कि ये तो नेटिविस्ट क्राउड है कि भी वाइट लोगों को रिप्लेसमेंट थ्योरी है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. तो वो कॉन्फ्लिक्ट आएगा, और उस आग में जो ऑपोजिशन है, डेमोक्रेट्स है, वो अपनी रोटी सेकेंगे, वो इधर भड़काएंगे और उधर भड़काएंगे. तो मुझे लग रहा है कि वो एक और अभी आपने जैसे इस डिबेट में देखा, एटलीस्ट सोशल मीडिया में, इवन इलॉन बैक ट्रैक आफ्टर सेइंग आई एम प्रिपेयर्ड टू गो टू वॉर ऑन दिस. ही इन अ कपल ऑफ डेज ही बैक ट्रैक एंड सेड नहीं, हमको H1B को रिव्यू करने की जरूरत है, जो प्रॉब्लम्स है वो हमको फिक्स करने की जरूरत है. तो ये आगे देखना पड़ेगा कि ये कितने स्ट्रॉन्ग रहेंगे अपने कार्यक्रम के लिए, और कितनी जल्दी ये फोल्ड होंगे प्रेशर से, चाहे मागा का प्रेशर हो, चाहे दूसरा प्रेशर हो. एक और जैसे बड़ा विषय आने वाला है कि ये बैलेंसिंग बजट की बात कर रहे हैं और डोजे की बात कर रहे हैं. और सिंपल प्रैक्टिकल बात ये है कि जब तक आप डिफेंस को नहीं काटोगे, US डिफेंस को, तो बैलेंस बजट हो ही नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप अगर सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर एंटाइटलमेंट प्रोग्राम्स निकाल दो और डिफेंस निकाल दो, आपके पास बचता ही नहीं. और इंटरेस्ट निकाल दो, जो आपको डेट पे करना है, वो सारे नॉन डिस्क्रिशनरी है. डिस्क्रिशनरी आपके पास है ही नहीं जो आप काट सकते हो, जिससे आप बैलेंस करोगे, अनलेस आप टैक्सेस नहीं बढ़ाते या आप डिफेंस को नहीं कट करते. और जैसी डिफेंस को कट करने की बात होगी, फिर रिपब्लिकन से वॉर होगी, बिकॉज रिपब्लिकन के लिए तो डिफेंस को ना कट करना इज एन आइडियोलॉजिकल पॉइंट. इट्स नॉट अ प्रैग्मेटिक पॉइंट फॉर देम, वेयरएज दीस गाइज आर प्रैग्मेटिक. तो वो मुझे लग रहा है सबसे बड़ी जो
कॉन्ट्रडिक्शंस और कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले हैं वो इंट्रा रिपब्लिकन कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले हैं इस टर्म में, और उसमें आपको देखना पड़ेगा, और उसमें जो ट्रम्प का लैक ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है दैट माइट कम, बिकॉज आपको साथ ले जाने के लिए आपको पॉलिटिकिंग करनी पड़ेगी, और ट्रम्प की टीम में ऐसे लोग हैं जो कर पाएंगे, वो हमें देखना पड़ेगा, देखने की जरूरत होगी। जी, आपका पॉइंट्स हमेशा एकदम सटीक बैठते हैं, एकदम सटीक। बिकॉज ये जो मुझे बड़ा इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है कि भारत और अमेरिका के बारे में। शरद जी की तो बुक भी है 2047 वॉर, तो उसमें बुक भी है उनकी। तो कल ही जैसे ही ट्रम्प व्हाइट हाउस पहुंचे, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, द होल लिंकन मेमोरियल, उधर पूरा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, करीब 10-20 हजार लोग थे अगेंस्ट ट्रम्प, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो डू यू थिंक कि ये सब इन्फ्लुएंस करेगा ट्रम्प को? देश कपूर जी, व्हाट डू यू सी इट एक्चुअली? By the way, दोनों just साइड before you डिस्कस। answer, प्रोटेस्ट के बारे में एक आर्टिकल लिखा है, वो जो है अपनी इंडियन मुस्लिम लेडी है, क्या नाम, असरा नोमानी, उसने उसने आर्टिकल लिखा है फॉक्स पे, जिसमें वो बोलती है कि पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड है ऑब्वियसली जो प्रोटेस्ट है, बल्कि एक पेड एजेंसी है जो ये पूरा प्रोटेस्ट मैनेज कर रही है। तो ये काफी, आप देखोगे प्रोटेस्ट का, और ये बहुत ही ऑर्केस्ट्रेटेड है, और हमको इंडिया में तो हमने देखा ही है, जो इंडिया वाले होते हैं ना, रेंट एंड एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट जो होते थे, ट्रैक्टर वाले और फार्मर वाले, और वो अब वापस जो अमेरिकन एनजीओज ने मैनेज किए हैं पूरी दुनिया भर में, अब वही उनको things have come home to roost, chickens have come home to roost, वो वाली सिचुएशन हो रही है। देश कपूर जी, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि क्या है कि सी द थिंग इज, ये जो पूरी टेम्पलेट है ऑफ प्रोटेस्ट एंड ये वो जब वॉल स्ट्रीट में भी हुआ था, वो कैप्चर वॉल स्ट्रीट का जब वो था, पूरा प्रोटेस्ट जो चल रहा था, यूक्रेन में कलर रेवोल्यूशन, द अरब स्प्रिंग एंड ऑल दैट, ये टेम्पलेट है जो सोरस टाइप लोगों ने परफेक्ट की है। इसका एक्चुअली जो बेसिस था वो क्लोवर्ड पिवंस एक स्ट्रैटेजी थी जो बनाई थी दो प्रोफेसर्स ने। उनका ये कहना था कि ऐसे प्रोटेस्ट करके विच कैन इवन राइज टू अ पॉइंट ऑफ राइट्स, दे कैन change the government and the administration and bring in something different. ये उनका वो था, थ्योरी थी, और ये उनका assertion था, जिसके बेसिस पे उन्होंने क्लोवर्ड पिवन थ्योरी बनाई थी, और उसको यूज किया गया खास तौर पे वो जो कैप्चर वॉल स्ट्रीट वाला जो प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे, और उसमें वो दोनों प्रोफेसर भी आए थे। तो ये एक ऐसी चीज है जो यूएस ने, जैसे संक्रांत जी कह रहे थे, यूएस ने परफेक्ट की है, और काफी चीजों में ये पिछले 15 सालों में ये यूज भी हुआ है विद इन लाइक यूएस, राइट? सो नाउ इनफैक्ट अगर आपको याद हो, जब पिछली बार जब ट्रम्प आया था, तब वो वुमेन के प्रोटेस्ट हुए थे, और अक्रॉस वेस्टर्न हेमिस्फीयर, पेरिस में, लंदन में, सियाटल में हुआ था बहुत बड़ा, आई थिंक कैलिफोर्निया में भी हुआ था, शिकागो और न्यूयॉर्क वगैरह में भी हुआ था। बहुत सारी औरतें एक साथ वो जाके उसके खिलाफ कर रही थी प्रोटेस्ट वगैरह। तो वो प्रोटेस्ट तो होंगे, पर वो इतने खतरनाक नहीं है, बिकॉज वो तो एक आइडियोलॉजिकल डिवाइड है ही बिटवीन द डेमोक्रेट्स एंड द रिपब्लिकन्स। तो वो पॉलिटिकली इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। जो चीज इम्पैक्ट करेगी वो है उस तरह के जो फॉल्ट लाइंस हैं, जिसको वो लॉरा लूमर ने एक्सेंचुएट किया था, वो H1B का मसला लेकर। उसने H1B का वो बात आगे बढ़ाई, और उससे विद इन मागा जो फॉल्ट लाइंस थी वो सामने आ गई, और उसके अंदर एक ऑलमोस्ट सिविल वॉर शुरू हो गई। ये सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि इट्स अ कोलिशन ऑफ लाइक वेरी वेरी डिफरेंट पीपल, एंड
एक ऐसी कोalition है जो जिसका आपस में मतभेद है, और वो सिर्फ तब तक चुप हैं जब तक वो ये नहीं समझते कि उनका जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसको बाहर वो निकाल दिया जाएगा, जैसे वो डेमोक्रेट्स हैं। बट जब एक बार वो आ गए तो बिल्कुल रिलीजियसली और आइडियोलॉजिकली फिनेटिक हैं, जो बिगेटेड हैं, वो मतलब जो एक तरह से हैं, और वो दूसरी तरफ वो दूसरे लोग हैं, तो उनके बीच में झगड़ा होना, जो आप कह रहे थे ना कि टारगेट होंगे इंडियन अमेरिकन, वो होंगे। और H1B का जो पूरा पंगा है उसमें एक तो ये है, वो कहते हैं ना कि कुछ सच है, कुछ झूठ है, कुछ अंदाजे बयां है। तो इसमें वो वाला सीन है कि कुछ तो ये सच भी है कि H1Bs को इंडियन कंपनीज ने गलत तरीके से यूज किया है। वो एक ऐसी सच्चाई है जिसको हमें मान लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा हुआ है। बॉडी शॉपिंग, यहां पर लगातार बॉडी शॉपिंग होती रही, और बॉडी शॉपिंग वैसे वो बहुत बुरा वर्ड है, बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग हियर इन द लास्ट 30 years. Indians have enslaved Indians in smaller companies, उनको H1B देकर वो ग्रीन कार्ड के लिए लटका के रखते थे। और उन सालों में वो जब तक ग्रीन कार्ड उनका नहीं आता था, वो कैसी भी तरह यूज करते थे। और वो 60-40, 80-20, 70-30, वो तो हमें सबको पता है कि उसका क्या मतलब था और कैसे वो यूज होता था, और कैसे वो लोग जो मार्जिन पे वो रखते थे लोगों को। कई बार तो ऐसा हुआ है कि कंपनीज जो है, इनफैक्ट ये बहुत बड़ा बिजनेस था, है भी अभी, कि जो कंपनीज हैं वो सपोज करो उन्होंने रोल निकाला एक जावा डेवलपर का, उसमें वो $100 पर आवर वो कंपनी दे रही है। वो किसी एक वो जो है बॉडी शॉपर ने वो ले लिया वो रोल, उसने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया। जब लिया था वो $100 पर आवर का रोल था, पर वो डिफरेंट जो बीच में जो वो लेयर्स आती गई, वो $5 वो $10 बीच में कमा रही थी। अल्टीमेटली जिस बंदे के हाथ में वो रोल आया, जो बंदा एक्चुअली हायर हुआ, उसको सिर्फ $50 पर आवर मिला, और वो बाकी सारे खुद खा गए। और वो कर भी कुछ नहीं रहे थे, बिना वैल्यू ऐड किए उन लोगों ने ये काम किए हैं, और ये चलता चला गया है। और जो इंडियन कंपनीज हैं, जब मैं यहां आया था, मुझे याद है जब मैं वो बिग 4 के साथ आया था यहां पर, तो वो बिग 4 ने मेरे को उतनी सैलरी दी थी जितनी बाकी अमेरिकन मेरे कॉलीग्स को दी थी। पर ओवर टाइम ऐसा हुआ है कि वो जो H1B वहां से लाते हैं उनको कम सैलरी दी जाती है, उनको वो पूरी फैसिलिटीज भी नहीं दी जाती। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जो इंडियन कंपनीज हैं उन्होंने इंडियन एम्प्लॉइज को, जो वो यहां लेकर आती है कम पैसे, उन्होंने सिखाया है। ये जितनी भी इंडियन, ये नारायण मूर्ति, इन सब ने सिखाया है बिग 4 को, IBM को, एक्सेंचर को, कि भारतीय और ये भारतीय जो है वो बिल्कुल घटिया लोग हैं, उनको ऐसे ही ट्रीट करो, उनको आप जितना कम दोगे उतना अच्छा है, इनको अच्छे से देने की जरूरत नहीं है कुछ। जो उन्होंने सिखाया वही उन्होंने किया। यूरोपियंस एक्सपैट आते हैं, उनको वही सैलरी मिलती है जो यहाँ के लोगों को मिलती है, पर इंडियन एक्सपैट्स यहां पर आते हैं, जो इंडियन वो वीजा लेकर आते हैं, उनको नहीं मिलती, और ये सच्चाई है। तो H1 को गलत तरीके से यूज किया गया है, उसको ठीक करना चाहिए। और वो दूसरा झूठ ये भी है कि इंडियंस जो हैं, जो H1B पे आते हैं, वो हमेशा चीप होते हैं। वो चीप नहीं होते। वो अल्टीमेटली जब वो निकल जाते हैं उस चंगुल से जो निकल जाते हैं, जब बाहर वो ग्रीन कार्ड उनको मिल जाता है, देन दे गेट टू द सेम लेवल ऑफ सैलरीज। दैट इज द रियलिटी। तो दोनों तरफ वो भी झूठ नहीं है और हम भी झूठ नहीं है, सच्चाई कहीं बीच में। H1B को चेंज करने की बहुत जरूरत है। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो मैं ये कहूंगा कि
कि वाकई में there is action that needs to happen, but in a realistic manner. तो आगे आने वाला टाइम जो होगा वो ये इस पे डिपेंड करेगा हम कितना खुद से सच बोल सकते हैं और ढंग से उसको अप्रोच कर सकते हैं. What an amazing point, Desh Kapoor ji. Me and Sharad ji are from this industry. हम लोगों ने भी यही देखा है कि इंडियन कंपनीज स्पॉइल्ड द हैबिट्स ऑफ द अमेरिकन फर्म्स. इंडियन कंसल्टिंग फर्म जो बॉडी शॉपर्स थे, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब बॉडी शॉपर्स हैं. उन्होंने ऐसा किया. अभी बॉडी शॉपर मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ तो इन्फोसिस वाले नाराज ना हो. नहीं, वो करते थे, पता है, वो बॉन्ड भरवाते थे. इन्होंने बॉन्ड भरवाए हैं. करेक्ट. इसमें ना मैं एक इंटरजेक्शन करूंगा कि ना जो इलॉन बात कर रहा है और जो आप बात कर रहे हैं वो एक्चुअली दो है. मैं भी H1B पे आया था, है ना, लेकिन दो प्रकार के H1B है एक्चुअली. एक है काफी हद तक जो PhD लेवल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं कंप्यूटर साइंस में, जिनको टॉप टेक कंपनीज हायर करती है, और जो टॉप टेक कंपनीज हायर करती है वो they are paying them equal or at least equal to what anybody else is getting, and they are maybe spending more on their processing or whatever, है ना. एक वो उस लेवल का H1 है, और जो दूसरा है वो जो इन्होंने बॉडी शॉप के सिलसिले में जो इन्होंने सर्विस कंपनीज ने यूज किया, IT सर्विस कंपनीज ने, उन्होंने वो उसको उस तरह से दुष्प्रयोग किया. लेकिन उसमें सिर्फ एक मैं और बात करूंगा, वो ये है कि अगर आप इंडिया को सर्विस एज एन एक्सपोर्ट देखोगे, जो इन्फोसिस वगैरह कर रहे हैं, सो ये जो H1 में प्रॉब्लम है, आई एम एग्रीइंग विद इट. आई एम नॉट सेइंग वो रिफॉर्म करने की जरूरत नहीं, या इन लोगों को फेयरली ट्रीट करना ये बहुत जरूरी है और कंपनीज ने मिसयूज किया, बिल्कुल ठीक बात है. लेकिन अगर आप सर्विस इंडस्ट्री कर रहे हो, आप बाकी चीजों को एक्सपोर्ट कर रहे हो, देन यू मस्ट अलाउ फॉर द फैक्ट कि जो सर्विस इंडस्ट्री आपको सर्व कर रही है उसके लोग आपको अमेरिका एज रिप्रेजेंटेटिव्स भेजने पड़ेंगे, ताकि एटलीस्ट अगर आउटसोर्स भी कर रही है तो वो लोग उसको क्या कहते हैं, उसको क्लाइंट को सर्व कर पाए. some people have to be there locally to serve the client, और उनके लिए एक वीसा का प्रबंध करने की आवश्यकता है, चाहे वो टेम्पररी करे, जो भी करे, 6 मंथ मैक्सिमम करे, जो भी करे, लेकिन आपको उस कैटेगरी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ.